हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर भारतीयों के लिए एक बहुत ही विशेष दिन है। आज हमारी संपर्क भाषा यानी हिंदी राष्ट्रीय दिवस है। तो इस अवसर पर आप सभी श्रोताओं को, सभी हमारे सब्सक्राइबर को, व्यूवर को हिंदी दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आज बात करेंगे हम लोग प्रतियोगी छात्रों के सामने जो भी महत्वपूर्ण खबरें हों, चाहे यूपी ट्रिपल एससी से हो, यूपी पीएससी से हो, या फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड या उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से हों। तो आज बात की जाएगी इन सब बिंदुओं पर। साथ में बीएड 2022 काउंसलिंग को लेकर के क्या कुछ स्थितियां अभी हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बीएड का परीक्षा का आयोजन इस बार बरेली विश्वविद्यालय कराया था। तो सभी खबरों पर आज प्रकाश डाला जाएगा। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण खबर जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए ज़रूरी हो, उपयोगी हो, सबसे पहले आपकी मोबाइल सेट पर राहुल वाईफाई इस टीचर के माध्यम से खबर पहुंचाई जा सके। तो चलिए बढ़ते खबरों में आगे, और पहले हम सभी लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन को लेकर के। तो आज सबसे पहले जो बात की जाएगी वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, 2018 में जो वीडियो भर्ती आई थी उसकी पुनः परीक्षा होनी है। परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी माननीय आयोग की तरफ से, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसके संबंध में आयोग के खिलाफ कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया कि ये परीक्षा ना हो, और ये मामले जो है अब सब कुछ फाइनल हो चुके हैं और परीक्षा को लेकर के बहुत जल्द यूपी ट्रिपल एससी अनाउंसमेंट कर सकता है। जी हाँ, वीडियो री एग्ज़ाम जैसा कि मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ कि दिसंबर माह में परीक्षा कराए जाने की संभावना ज़्यादातर बन रही है, और बात किया जाए तो बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट की जा सकती है। एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट की जा सकती है आयोग की तरफ से। तो आप सभी युवा जो कि वीडियो भर्ती से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर इस भर्ती की तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि आयोग अगले माह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा जो है आपकी पेट 15-16 अक्टूबर को कराने वाली है। तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारियां चल भी रही होंगी। इसके साथ उत्तर प्रदेश सदस्य सेवा चयनों की अगली भर्तियों के बारे में बात करते हैं, आबकारी सिपाही भर्ती को लेकर के। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की 405 पदों पर भर्ती का विज्ञापन 2016 में जारी किया गया था, लेकिन पुनः परीक्षा होते होते भर्ती आज लगभग 6 साल बीत चुकी है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। ये कितनी बड़ी बात है निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सदस्य सेवा चयनों के लिए, और वर्तमान भाजपा सरकार के लिए कितनी शर्मनाक की बात है कि आखिरकार 6 साल पूरे हो जाने के बाद अभी आप तक ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं अभ्यर्थियों को, और केवल 405 अभ्यर्थियों को। तो बड़ी शर्मनाक की बात है। क्या कुछ इसमें खबर है, देखते हैं हम सभी लोग प्रिंट मीडिया के सौजन्य से। यहाँ से आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के वो चेहरे हैं जो कि चयनित अभ्यर्थी हैं। उन्होंने हेडक्वार्टर प्रयागराज पे जो है अपनी नियुक्ति को लेकर के एक मुख्यालय पर, आबकारी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन दिया। यहाँ से देख सकते हैं हम सभी लोग सूरत हाल। नियुक्ति की मांग को लेकर के आबकारी मुख्यालय पहुँचे आबकारी सिपाही पर चयनित अभ्यर्थी आबकारी आयुक्त प्रशासन को ज्ञापन दिया। यहाँ से देख सकते हैं, 7 साल से नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं साहब, नौकरी दे दीजिए। बहुत इंतज़ार हो चुका साहब। आबकारी सिपाही के पदों पर नियुक्त इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को मंगलवार को ममफोर्डगंज स्थित आबकारी मुख्यालय पर यही गुहार लगा रहे थे। मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले पहुँचे ने आबकारी आयुक्त प्रशासन को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद अभ्यर्थियों ने बताया कि 2016 में 405 आबकारी सिपाही भर्ती के लिए लगभग 8 लाख युवाओं ने परीक्षा दी थी, और लिखित परीक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल परीक्षा कराने के बाद नियुक्ति पत्र का इंतजार हो रहा था कि एक अभ्यर्थी ने 60 से अधिक महिलाओं को आबकारी सिपाही बनाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी।
न्यायालय ने स्टे दे दिया, तो भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। अभ्यर्थियों के अनुसार 81 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, 143 महिलाओं का चयन हुआ। न्यायालय में दायर याचिका में निर्धारित पद से अधिक महिलाओं की भर्ती पर आपत्ति की गई थी, जबकि 62 महिलाओं को योग्यता के आधार पर चयन हुआ था। न्यायालय ने बाद में याचिका खारिज कर दिया और उसके बाद भी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों के अनुसार शासन से स्वीकृति मिलने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने का आश्वासन दिया गया है। ज्ञापन सौंपने वाले में प्रमुख रूप से सीबी पटेल, राजेंद्र सिंह, राकेश कुमार, रणविजय, धर्मेंद्र कुमार, ज्योत्ना, प्रियंका यादव, अभिषेक यादव आदि शामिल है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभ्यर्थियों का जो है कहा सकता है कि अब आर्थिक हनन हो रहा है, साथ साथ मानसिक हनन तो हो ही रहा था। पिछले 7 साल से जिस भर्ती का नियुक्ति अभी फंसा हो, जो अभ्यर्थी चयनित हो, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही बड़ी ये चिंता की बात होती है कि नियुक्ति होने के बाद परीक्षा क्वालिफाई होने के बाद अगर नियुक्ति लेटर नहीं मिलता, ज्वाइनिंग नहीं होती, तो कितनी शर्मनाक की बात है। और ऐसा कहीं न कहीं सरकार और जो बात किया जाए, चाहे जो इस भर्ती को लेकर के जिम्मेदार है, सभी के लिए शर्मनाक की बात है कि 6-7 साल से अगर आप अभ्यर्थियों को केवल 405 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए हैं। आगे हम सभी लोग बात करेंगे जो है इसी के साथ साथ और एक ज्वाइनिंग को लेकर के बात करेंगे, फार्मासिस्ट भर्ती को 2019 को लेकर के। यहाँ से देखते हैं खबर प्रिंट मीडिया के ही माध्यम से। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने अभ्यर्थियों को जल्द भर्ती पूरे करने का आश्वासन दिया है। उप मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है। यहाँ से हम सभी लोग देख सकते हैं। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती 2019 के चयनित अभ्यर्थियों ने मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास से लेकर के उप मुख्यमंत्री तक नियुक्ति की मांग को लेकर के गुहार लगाई। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती का विज्ञापन 25 फरवरी 2019 को निकला था और यूपीटीपीएससी द्वारा नवंबर 2021 में 420 पदों के सापेक्ष 414 मतों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया था। इसके बाद ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुंच गए, जिस पर लखनऊ खंडपीठ ने 10% सीटों पर नियुक्ति रोक लगा दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर उनकी मुलाकात अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद से कराई गई। बाद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर मुलाकात कराई गई। उप मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री आयुष विभाग दयाशंकर मिश्रा दयालु से मोबाइल पर बात की और कहा कि 41 पदों को छोड़कर बाकी की प्रक्रिया पूरी की जाए, बच्चे परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं परेशान हो क्यों ना, क्योंकि रिजल्ट आ जाए और ज्वाइनिंग को लेकर के इस प्रकार से दर दर भटकना पड़े तो परेशानी तो होती है। चलिए आगे हम सभी लोग बात करेंगे। अभी यहाँ से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्तियों को लेकर के बात करेंगे। पिछले कई माह से जो है जो कट ऑफ को लेकर के स्थितियाँ हैं, क्योंकि रिजल्ट देने के बाद आयोग जो है कट ऑफ नहीं जारी करता, मार्क नहीं जारी करता, लेकिन बहुत जल्द अब इसको लेकर के आयोग का जो है यूपीपीएससी आगे कार्य करेगा। देखते हैं जल्द जारी होंगे कट ऑफ। बीईओ 2019 के प्राप्तांक कट ऑफ इसी हफ्ते जारी करने की उम्मीद। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2016, खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी करने की तैयारी में है। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के कट ऑफ के प्राप्तांक इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है। दरअसल आयोग की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पीसीए 2020 से जुड़े एक सवाल का जवाब दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति थी कि आरओ और एआरओ 2016 बीईओ 2019 की कापियाँ सुरक्षित है या उन्हें नष्ट कर दिया गया है। अभ्यर्थी दिनेश कुमार द्विवेदी ने आयोग से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की अपनी उत्तर पुस्तिका दिखाए जाने का अनुरोध किया था। 6 सितंबर 2022 को आयोग ने जवाब दिया कि इन उत्तर पुस्तिकाओं को संरक्षित किए जाने की अवधि 1 वर्ष बीत चुकी है, इसी वजह से उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट की जा चुकी हैं। आयोग के जवाब के बाद से बीईओ 2019 और आरओ 2016 के अभ्यर्थी परेशान थे। अभ्यर्थियों का कहना था अभी तक इन परीक्षाओं के प्राप्तांक जो कट ऑफ आयोग की तरफ से जारी नहीं किए गए हैं। 2 साल पहले दोनों परीक्षाएं अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिए चुके हैं और 1 साल पहले अभ्यर्थियों का जो है सफल अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग भी मिल चुका है। अब असफल या फिर सफल अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिकाएँ कट ऑफ को लेकर के इंतजार है और इसकी कट ऑफ जो बात किया जाए खंड शिक्षा अधिकारी की, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये सब भर्तियां जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनके कट ऑफ और प्राप्तांक बहुत जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी किया जाने वाला है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर हम सभी लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं
प्रवक्ता भर्ती को लेकर के, पीजीटी भर्ती को लेकर के, चाहे वो एडेड स्कूलों में हो या फिर आपके जीआईसी जो प्रवक्ता भर्ती आने वाली है उसको लेकर के हो। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, आप देख सकते हैं, प्रवक्ता भर्ती के लिए पीजी में अब 50% अंक होंगे अनिवार्य। इसके साथ साथ अब आपको बीएड भी होगा अनिवार्य। पहले क्या सिस्टम था, केवल और केवल पीजी किए हुए अभ्यर्थी प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती में आवेदन कर देते थे, चाहे वो जीआईसी की भर्ती हो या फिर एडेड स्कूलों की भर्ती हो, इंटर कॉलेजों की भर्ती हो या फिर किसी अन्य प्रकार की भर्ती जो पीजीटी लेवल की होती थी। इसमें केवल आपका पीजी होने पर आप आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसी स्थितियां बदल दी गई हैं। यहाँ से देखते हैं खबर हम सभी लोग जो इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त को ही बैठक में, बोर्ड मुख्यालय में हुई बैठक में इसके संबंध में निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के 828 राज्य के 4084 शासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के प्रश्नातक में 50% अंक अनिवार्य किया जाएगा। शासन के निर्देश पर माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली प्रवक्ता भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम अर्हता लागू की जाएगी। एनसीटी की मानक के अनुसार अर्हता लागू करने के संबंध में 29 अगस्त को उत्तर प्रदेश बोर्ड मुख्यालय में विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की गई और इसमें प्रश्नातक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य किए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में बीएड भी अब अनिवार्य करने पर विशेषज्ञों ने सहमति जताई है। सूत्रों के मुताबिक अर्हता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। वर्तमान में राजकीय और एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रश्नातक में न्यूनतम अंकों की कोई बाध्यता नहीं थी, जबकि एनसीटीई ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रश्नातक में न्यूनतम 50% अंकों की अनिवार्यता लागू कर दी थी। केंद्रीय विद्यालयों की अगर बात की जाए पीजीटी भर्ती को लेकर के, तो वहाँ पर पीजी में न्यूनतम 50% की बाध्यता लागू है। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव अब देखने को मिलेगा। जो जीआईसी प्रवक्ता के पदों पर भर्ती आने वाली है, चाहे वो पीजीटी की भर्ती, टीजीटी तो ऑलरेडी आपको पता होगा, आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना अनिवार्य है, लेकिन अब पीजीटी के लिए न्यूनतम 50% अंक आपको प्रश्नातक में होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, आगे में परीक्षाएं दे पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट खबर है। आगे बात करते हैं यहाँ से 28 सितंबर से होगी बीएड काउंसलिंग। यहाँ से देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं 28 सितंबर से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो सकती हैं बीएड काउंसलिंग। बरेली से खबर है, आप देख सकते हैं 5 अगस्त को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम आ चुका है। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अभी काउंसलिंग शुरू होने को लेकर के स्थितियाँ सामने नहीं थी, लेकिन आप सकते हैं भर्तियों की शिकायत पर शासन ने शेड्यूल बनाकर भेजा है। इसके आधार पर 28 सितंबर से काउंसलिंग कराने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली को दी गई है और प्रवेश परीक्षा परिणाम समय से देने के बाद काउंसलिंग अटक गई है। इसके पीछे विश्वविद्यालय का तर्क था कि कुछ महाविद्यालयों में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का परिणाम नहीं आया है। अन्य अभ्यर्थियों को बीएड सत्र में देरी का अंदेशा जताया था, तो उन्होंने कॉल सेंटर पर संपर्क किया मगर जवाब नहीं मिला। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 28 सितंबर से में भी आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी बीएड की, है ना। आगे बात करेंगे यहाँ से, अब देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस जो एक आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 103 संविधान संशोधन के जरिए दिया गया है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, आपको पता होगा। अब देखते हैं इन कानूनी सवालों पर संविधान पीठ कर रही है विचार कि क्या 103वां संविधान संशोधन इस आधार पर संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध है कि उसके तहत सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण की शक्ति मिली। यहाँ से देख सकते हैं खबरें। ईडब्ल्यूएस वर्ग के सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के 10% आरक्षण के कानून पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। इसमें आरक्षण के जरिए वंचित वर्ग को प्रतिनिधित्व अवधारणा आर्थिक रूप से ऊपर उठाने की योजना में तब्दील हो गई है। आर्थिक आरक्षण में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ों को बाहर रखा गया है। इसका लाभ सिर्फ समान वर्ग तक सीमित है, इसलिए यह बराबरी और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकारी संगठन जनहित अभियान याचिका सहित कई अर्जियां लंबित हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। मंगलवार से मामले पर प्रधान न्यायाधीश यू ललित की अध्यक्षता
में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की सुनवाई शुरू की है। पीठ में अन्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस यस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जे बी पांडीवाला शामिल हैं। बहस की शुरुआत याचिकाकर्ताओं से कानूनी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन गोपाल ने किया है और उन्होंने कहा कि 103वां संविधान संशोधन कानून संविधान के खिलाफ धोखा है और यह कानून सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन दो पहलू हैं जिन पर आरक्षण टिका हुआ है और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से मानक में आर्थिक पिछड़ापन शामिल है। सामाजिक पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ेपन के बगैर नहीं हो सकता है और दोनों साथ चलते हैं। तो अब देख सकते हैं अब इसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ है और इसके लेकर के याचिका दायर की गई है माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। तो एक इम्पॉर्टेंट खबर आगे देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती की परीक्षा जैसे कि हम सब लोग जानते हैं तीसरे फेज की परीक्षा चल रही है और लगातार सेधमारी की जानी खबरें हैं। आगे आज को क्या खबरें हैं यहाँ से देखते हैं। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर के खबरें देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ 4 गिरफ्तारियाँ की गई हैं। देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी ऑनलाइन परीक्षा में एक बार फिर साल भर गैंग पकड़ा गया है। बात करेंगे गोरखपुर के नौसड़ स्थित स्वास्थ्य ऑनलाइन सेंटर से मंगलवार को एसटीएफ ने सालभर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सालभर को केंद्र के अंदर से परीक्षा देने के दौरान टीम ने दबोचा तो वहीं उसके 3 साथी केंद्र के बाहर मिल गए। वह दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा दे रहा था। पूछताछ में पता चला कि 5 लाख रुपए में यह सौदा हुआ था और एसटीएफ ने गीडा थाने में केस दर्ज कराया है। एसटीएफ को रेलवे ग्रुप डी की इस परीक्षा में सालभर गैंग के बैठने की सूचना मिली थी और इसको लेकर के स्वास्थ्य ऑनलाइन सेंटर नौसड़ गोरखपुर स्थित केंद्र के बाहर से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ में पता चला है कि स्वास्थ्य ऑनलाइन सेंटर के कक्ष में मूल अभ्यर्थी मिथिलेश कुमार के स्थान पर सालभर रंजीत कुमार बैठकर परीक्षा दे रहा है। टीम ने सेंटर अंदर जाकर ड्यूटी कर मौजूद कर्मियों को साथ लेकर के सालभर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। इनके खिलाफ बिगीटा थाने में एसटीएफ ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। अखिलेश्वर तलाशता था अभ्यर्थी अखिलेश्वर सिंह ने बताया कि वह अभ्यर्थियों की तलाश करता था और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में नियुक्ति होने के बाद प्रति अभ्यर्थी जो बात किया जाए 5 लाख रुपये की सौदा तय होता था। इसका साथ 2 लाख रुपये कमीशन उसका तय होता था। तो आप देख सकते हैं बड़ी कामयाबी है एसटीएफ की कि जो है जो मूल आप देख सकते हैं ईएसआरसी पद पर कार्यरत है सालभर रंजीत जिन्होंने परीक्षा दे रहा था वह ईसीआरसी पद पर लखनऊ में कार्यरत था और स्वास्थ्य ऑनलाइन सेंटर में मिथिलेश कुमार की जगह परीक्षा देने आया था और उसने बताया कि वह लखनऊ, चंडीगढ़, प्रयागराज, उत्तराखंड आदि कई स्थानों पर सालभर के रूप में दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा दे चुका है। उसके पास से एसटीएफ ने बिग और अन्य मेकअप का सामान भी बरामद किया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के रंग रूप के हिसाब से चेहरे का मेकअप करता था और उसे फेविकोल से अभ्यर्थियों के अंगूठे के छाप तैयार करता था। फोटोशॉप के माध्यम से अभ्यर्थियों के फोटो के स्थान पर अपना फोटो मिक्स करके लगा देता था। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी जो है धांधले की तैयारी चल रही है और एसटीएफ ने धर दबोचा है ऐसे गलत अमानवीय तत्वों को जो कि गलत तरीके से भी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में दूसरे भर्ती की जगह पर परीक्षा दे रहा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो आज के संबंध में थी आज तक पहुँचाई गई हैं राहुल वाईफाई हिस्ट्री चैनल के माध्यम से। खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।